Okay, next is injury to lateral cord. तो लेटरल कॉर्ड को देखिए, लेटरल कॉर्ड आपने देखा था 3 कॉर्ड्स बनते हैं, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर वन। लेटरल कॉर्ड की इंजरी होगी। लेटरल कॉर्ड की इंजरी का सबसे मेन कॉज होता है डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस। ये आपकी ह्यूमरस थी, ठीक है। ये वाली जो आपको नर्व दिख रही है, दिस इज द लेटरल कॉर्ड, ठीक है। दिस इज द लेटरल कॉर्ड। यहाँ पे लेटरल नर्व आ रही, अगर ये डिसलोकेट होगा तो नॉर्मल सी बात है, द फर्स्ट थिंग जो अफेक्ट होगी दैट विल बी योर लेटरल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ से ये बन के आई, these were roots, then they were trunk, then they were division के बाद this was your lateral trunk। तो ये जो lateral trunk आ रही थी, ठीक है, ये lateral trunk आप देखेंगे जस्ट आपके ये जो है स्कैपुलर ह्यूमरस का जो जॉइंट बन रहा है, शोल्डर जॉइंट, इसी के जस्ट नीचे से निकल रहा है। सो इफ देयर इज अ डिसलोकेशन, डिसलोकेशन यूजुअली किधर होता है, डाउनवर्ड होगा। हम देखेंगे डिसलोकेशन में ये हमेशा डाउनवर्ड होता है। जैसे ही नीचे डाउनवर्ड होगी तो आप देख सकते हैं फर्स्ट थिंग दैट इज पासिंग थ्रू दिस रीजन इज द लेटरल कॉर्ड। सो लेटरल कॉर्ड जो है उसमें ऑफ कोर्स इंजरी होगी। लेटरल कॉर्ड का नर्व रूट क्या है, C5 से C7। सो ऑल द नर्व ब्रांचेस दैट आर अराइजिंग फ्रॉम लेटरल कॉर्ड विल गेट अफेक्टेड। अब ये अफेक्ट होंगे, सो आप देख सकते हैं जो मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व सप्लाई कर रही थी दैट द BBC मसल, देन मीडियन नर्व कंप्लीट जो है फोर आर्म में, जो आपको फोर आर्म के फ्लेक्सर्स जो होते हैं दैट इज सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व, दैट विल बी अफेक्टेड। तो डिफॉर्मिटी होगा मिड प्रोन फोर आर्म। व्हाट इज मिड प्रोन फोर आर्म? मिड प्रोन फोर आर्म किसे बोलते हैं? सपोज आपका हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है फोर आर्म एरिया में, तो आप अपने हाथ को ना तो बिल्कुल अपने पास रख सकते हो, ना बिल्कुल एक्सटेंड रख सकते हो, यानी बीच का रहता है जिसमें हाथ ना तो कम्प्लीटली एक्सटेंडेड होता है, ना ही कम्प्लीटली फ्लेक्स्ड होता है। दैट एरिया जिसमें ना आप सुपिनेट कर सकते हैं ना आप प्रोनेट कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे जो पोजीशन है दैट इज कॉल्ड एज मिड प्रोन फोर आर्म। तो उस कंडीशन में आपका जो हाथ है वो पड़ा रहेगा। डिसेबिलिटी की बात करें, देयर विल बी लॉस ऑफ फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म एंड रिस्ट। फोर आर्म और रिस्ट को मेनली मैंने बताया जो मीडियन नर्व है दैट इज सप्लाइंग द फ्लेक्शन, ये भी कर रही है, अल्नार भी फ्लेक्शन कर रही है। मीडियन नर्व सप्लाई करती है फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म एंड रिस्ट को, जबकि हम बात करें अल्नार की तो अल्नार जो है वो सप्लाई करती है फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एंड योर फिंगर्स, ठीक है। तो वहां पे फ्लेक्शन, सो मीडियन नर्व इन्वॉल्व है, so there will be loss of flexion of forearm and wrist, and that is the reason यहाँ पे claw hand नहीं हो रहा है। कि claw hand के flexion में कौन आएगा, ulnar nerve आ जाएगी। so there will be loss of flexion of forearm and wrist। next is injury to medial cord। आप यहाँ पे देखेंगे medial cord अगर इंजर हुआ है, इसका भी ज्यादातर कॉज जो है वो डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस ही माना गया है। इसमें नर्व रूट्स इन्वॉल्व होंगी C8 एंड T1, एंड जो इसकी 5 नर्व्स थी मीडियल कॉर्ड से वो जिस चीज को सप्लाई करेंगी दैट विल बी अफेक्टेड। क्योंकि यहाँ पे अल्नार नर्व भी अफेक्ट हो रही है अदर देन मीडियन नर्व, सो दे विल बी क्लॉ हैंड। यहाँ पे हैंड जो होगा क्लॉ होगा, बट ये क्लॉ हैंड जो है ये पार्शियल होगा। आप देखेंगे वो हाथ जो आपके अल्नार नर्व को सप्लाई कर रहे थे, बिकॉज अल्नार नर्व की सप्लाई हो रही है दीज टू एरियाज में, तो सिर्फ यही 2 फिंगर्स होंगे जो फ्लेक्स हो जाएंगे, बाकी के फिंगर्स पार्शियली फ्लेक्स होंगे। ये बिल्कुल एक्सटेंडेड नहीं होंगे बट पार्शियली flexed होंगे, that is the claw hand deformity, but this is partial। नेक्स्ट आता है कार्पल टनल सिंड्रोम। व्हाट इज कार्पल टनल सिंड्रोम? कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है, आपकी मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है। आपको मिनाज ने पढ़ाया था कार्पल बोन्स के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे उसने कार्पल टनल बताया था। यानी वहाँ पे क्या होता है, जो कार्पल बोन्स है यहाँ पे 8 बोन्स, वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कुछ बोन्स के बीच में एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें आपकी क्या क्या पास करता है, जिसमें से आपकी नर्व पास करती है और 9 टेंडन पास करते हैं। कौन, ये याद रखना जरूरी है। कार्पल टनल सिंड्रोम जो है इसमें कार्पल टनल जो एरिया था, कौन सा एरिया था, यहाँ पे आपकी 8 कार्पल बोन्स होती है, उन्हीं में यहाँ पे एक बीच में बनता है कार्पल टनल। इस टनल के अंदर से क्या क्या पास करता है, इस टनल के अंदर से आपका पास करता है इस मीडियन नर्व आपकी पास करती है, ठीक है। नॉट दिस इज नॉट द मीडियन, दिस इज द अल्नार नर्व, ओके। मीडियन नर्व यहाँ पे इट इज समवेयर इन द मिडिल, ठीक है। यहाँ से आपकी मीडियन नर्व पास करती है। उसके अलावा क्या पास करते हैं, जो आपके फोरआर्म में फ्लेक्शन मसल्स थे, मसल्स जो है जब भी बोन से जाके अटैच होते हैं तो बीच में क्या आता है, टेंडन। तो 9 फ्लेक्सर मसल्स यहाँ पे होते हैं, उन 9 फ्लेक्सर के जो टेंडन होते हैं वो उसी में से पास करते हैं, किसमें से,
कार्पल टनल के अंदर से पास करते हैं। अब इस कार्पल टनल के अंदर से जो नौ फ्लैच ये टेंडन पास कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली से होता क्या है, जब ये पास करते हैं तो ये नौ है, ये आपस में जो है एक दूसरे से चिपक सकते हैं, एक दूसरे से इंटैंगल तो नहीं होंगे ऑफ कोर्स, बट हाँ चिपक सकते हैं। तो ये लोग अलग अलग रहें ताकि ये फंक्शन स्मूथ कर सके। वहाँ पे एक स्पेसिफिक फ्लूइड वहाँ पे पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं साइनोवियम। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड जैसे हमारे जॉइंट में पाया जाता है, ऐसे ही साइनोवियम इस एरिया में भी पाया जाता है। सो एनी इन्फेक्शन, एनी इन्फ्लेमेशन इन द साइनोवियम रिजल्ट्स इन कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, कंप्रेशन पड़ेगा मीडियन नर्व पे अगर आपके साइनोवियम में टेंडन में टेंडनाइटिस हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे कोई भी एरिया में कोई वो हो जाता है, क्या कहते हैं, स्वेलिंग आ जाएगी, कोई इन्फ्लेमेशन होगा, तो उसकी वजह से आपकी जो मीडियन नर्व वहां से पास कर रही थी वो कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है। ठीक है, जैसे ही वो दब जाती है, आपको क्या होगा, आपको कौन से एरिया में जो मीडियन नर्व को सप्लाई कर रहा था, द कंप्लीट एरिया, दिस कंप्लीट एरिया आगे का, और पीछे से सिर्फ इतना इतना एरिया। ठीक है, तीन नर्व का इतना इतना एरिया, ये जो मीडियन नर्व सप्लाई कर रही थी, यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पेन भी हो सकता है, यहाँ पे सुनपन भी आ सकता है, यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन होता है ना, चीटी 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 वाला सेंसेशन, दैट इज टिंगलिंग सेंसेशन। तो पेन, नमनेस, ये सब आपको यहाँ पे फील हो सकता है। और ये फील क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व। ये ज्यादातर कब होता है ऐसा, स्वेलिंग कब आएगी साइनोवियम में, जब हम बहुत ज्यादा अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब भी हम अपने हाथ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, there will be an inflammation in the synovium, there will be inflammation or in the tendons, क्योंकि उन्हीं को ऑफ फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो आप अपने हाथ को पहले बहुत देर तक फ्लेक्स करते हैं। आप खुद देखिए, अगर पेन पकड़ते हो तो आपकी सारी फिंगर फ्लेक्स होती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टेंडनाइटिस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर ये सब होता है। तो कोई भी काम कीजिए, 2.5-3 घंटे तक लिखने का काम मत कीजिए। ठीक है, या फिर अपने हाथ, आप देखेंगे जब भी आप लोग लिखते हैं, एग्जाम देते हैं 2-2.5 घंटे 3 घंटे का, तो एक पल आता है, अगर आप बहुत रेगुलर लिख रहे हैं तो आपके हाथ में दर्द होने लगता है। ठीक है, आपके हाथ में जब दर्द होता है तो फील करना इस बार कि वो दर्द किस एरिया में हो रहा है, दैट विल बी जहाँ पे आपकी मीडियन नर्व सप्लाई हो रही है, मेनली ये वहाँ पे मेन नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होगी। ठीक है, तो दिस इज कार्पल टनल सिंड्रोम। कमिंग टू इंजरी टू द पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड नीचे आ जाते हैं, मेजर ब्रांचेस सी एक्सिलरी एंड रेडियल्स। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं डैमेज टू एक्सिलरी नर्व। सॉरी, एक्सिलरी नर्व कब डैमेज होती है, एक्सिलरी नर्व तब डैमेज होगी जब सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे इंजरी होगी। हमने पढ़ा था जो ह्यूमरस का यही सर्जिकल नेक है, यहाँ पे आता है, ऊपर की तरफ आता है इसके एनाटॉमिकल हेड, नीचे जहाँ से ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं दैट इज सर्जिकल नेक, जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। तो अगर यहाँ पे, और यहाँ से कौन जा रहा है, यहाँ से आपकी एक्सिलरी नर्व जा रही है, दैट इज अंदर की तरफ से जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो नर्व जाती है दैट इज एक्सिलरी नर्व। तो अगर सर्जिकल नेक पे कोई इंजरी हुई है, तो ये सर्जिकल नेक की इंजरी किसको अफेक्ट करेगी, एक्सिलरी नर्व जो वहां से पास कर रही थी। एक्सिलरी नर्व हमने पहले पढ़ चुके हैं, डेल्टॉइड एरिया को सप्लाई करता है, एंड सबसे क्लास है, मेरी हो रही है क्लास जी। ठीक है, मैं अपने आप से बात करूंगी क्या, सॉरी। ठीक है, ये एक्सिलरी नर्व जो आपकी है, ओके, दैट वाज सप्लाइंग द डेल्टॉइड एंड द टेरेस माइनर एरिया। तो आपको जो होगा थोड़ा बहुत क्या होगा, पेन होगा, कहाँ होगा, पेन होगा या फिर सुनपन आ जाएगा, शोल्डर एरिया में। नॉर्मल से दिस इज द शोल्डर एरिया समवेयर है। ठीक है, एबडक्शन होगा बट वीक होगा, क्योंकि ये पैरालाइज हुई है, अभी सिर्फ डैमेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो वीक एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, यानी एक्सटर्नल रोटेशन अगर हम देखेंगे तो डेल्टॉइड का जो काम होता है वो होता है एबडक्शन में हेल्प करना। एबडक्शन इज अपने हाथ को आप उठा नहीं पाएंगे ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा आप उठा नहीं पाएंगे, और एक्सटर्नली रोटेट नहीं कर पाएंगे, आपको उसमें दर्द होगा। दैट इज सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द इंजरी टू एक्सिलरी नर्व। द लास्ट वन इज द रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जो होती है वो दो तरफ से इंजर होती है। हाँ ठीक है, तो उसमें एक को बोलते हैं हम क्रच पैरालिसिस, उसमें एक डिजीज को हम बोलते हैं क्रच पैरालिसिस, और दूसरी होती है सैटरडे नाइट पाल्सी, रेस्ट्रॉक या हनीमून पाल्सी। ये हम क्यों बोलते हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कौन से एग्जाम में, आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, एमडी के लिए जब आप अपियर होंगे
आपसे पूछा जाएगा सैटरडे नाइट पल्सी में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है या हनीमून पल्सी में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है. सो दैट इज द रेडियल नर्व. 5 डैमेज टू रेडियल नर्व और क्रश पैरालिसिस. एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, रेडियल नर्व इंजरी हो रही है. अब आप देखेंगे रेडियल नर्व की पोजीशन को देखें तो रेडियल नर्व पीछे से यहाँ से आ रही है, इधर से निकल के रेडियल नर्व जो है वो यहाँ से आ रही है. ठीक है, इस एरिया से आपकी रेडियल नर्व आई, ऐसे पीछे गई और आगे. पीछे क्या था आपका, पीछे हमने देखा था बेसिपिटल ग्रूव था. ठीक है, यहाँ हम स्पाइरल ग्रूव बोले. ठीक है, ये ऊपर से आती है और ऐसे पीछे करके आगे से चली जाती है. अब ये पीछे से जो यहाँ से आ रही होती है एक्सिलरी एरिया से, तो अगर रेडियल नर्व यहाँ से इंजर्ड हो जाए एट एक्सिलरी रीजन तो कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ एक्सटेंसर्स, यानी एक्सटेंसर्स जो होंगे वो कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो जाएंगे. ठीक है, इंजरी इन एक्सिला अगर ये, तो ये ज्यादातर इंजरी कैसे होती है, इसका अगर आप कॉज देखेंगे तो हमने जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है क्रच पैसेज. व्हाट इज क्रच? क्रच किसको कहते हैं, बैसाखी आपने सुना होगा. ठीक है, जो बैसाखी होती है, जो लोग बहुत ज्यादा बैसाखी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है आपकी जो रेडियल नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है और ये बहुत ही धीरे धीरे आपको फील आएगी. ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा जल्दी नहीं पता चलेगा. इट्स अ क्रोनिक डैमेज, पहले थोड़ा होगा, अचानक से नहीं होगा. क्रच पैरालिसिस में पैरालिसिस ऑफ एक्सटेंसर्स होगा बट ग्रेजुअल होगा, सडन में कुछ नहीं होगा. दैट इज क्रच. तो इसका मेन कॉज है दैट इज द क्रच, दैट इज बैसाखी की वजह से कंप्रेस हो गई आपकी रेडियल नर्व. नेक्स्ट पोस्टीरियर कॉर्ड में जो साइट ऑफ इंजरी है वो तो आते हैं आपके बेसिपिटल ग्रूव. ये आपका जो बेसिपिटल ग्रूव है, अगर ये इस एरिया में, सपोज इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में ज्यादा फ्रैक्चर ही होगा. तो फ्रैक्चर की वजह से जो रेडियल नर्व इंजर्ड हुई दैट इज रिजल्ट में सैटरडे नाइट पैल्सी, रिस्ट ड्रॉप और हनीमून पैल्सी. इसका एक और रीजन है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन. हाउ डज अल्कोहल, मतलब शराब पीने से कैसे रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है. शराब पीने से एग्जैक्टली होता क्या है, शराब पीने के बाद इंसान बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है. बेहोश तो नहीं कहते हैं हम उसे, लेकिन वो ऐसी नींद सोता है कि उसमें मतलब वो उठता नहीं है. ठीक है, तो अल्कोहल पीने से जो वो सोता है तो कभी कभी उसका हाथ जो है वो ऐसा दबता है, ठीक है, जिसकी वजह से रेडियल नर्व में इंजरी आ जाती है. सेम इज द केस विद हनुमान पालसी. हनुमान पालसी में क्या होता है, हम लोग, सॉरी नॉट हम लोग, बट जो भी कपल होते हैं वो अपने हाथ के ऊपर, अगर कोई बंदा दूसरे बंदे के हाथ पे सो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे भी आपकी, मैंने इसे बताया, ये आपकी जो नर्व है दैट इज बिहाइंड. अब वो ऊपर से सो रहा है तो नीचे से इंजरी हो ही जाएगी, दबेगी. रेगुलर कंप्रेशन हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हनीमून पालसी. अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, एज सच अल्कोहल का कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं है. ठीक है, अल्कोहल का कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं है, लेकिन अल्कोहल के नशे की वजह से बंदा अगर गलत पोजीशन में ऐसे लेट गया कि उसकी रेडियल नर्व जो है वो डैमेज हो गई, कंप्रेस हो गई बहुत देर तक, तो उसको ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है, दैट इज सैटरडे नाइट पैल्सी, रिस्ट ड्रॉप और हनीमून. रिस्ट ड्रॉप में से इसलिए बोला है क्योंकि इसमें आपका जो रिस्ट है वो हमेशा नीचे रहेगा. आप देखेंगे अपने हाथ को, अगर आप ऐसे देखें, कुछ लोग होते हैं अपने हाथ को हमेशा, मैं कैसे बताऊँ, ऐसे दिखा भी नहीं सकती हूँ, सॉरी टू से, बट आप देखेंगे जो लोग थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनके हाथ को हमेशा, अपने हाथ को ऐसे रखते हैं. मैं दिखा तो नहीं सकती कैसे रखते हैं. ठीक है, ओके, हम ऐसे रखते हैं कि आपके जो फोर आर्म है वो 90 डिग्री पे फ्लेक्स्ड है. ठीक है, और आपका जो हाथ के जो आपके हैंड एरिया है दैट रिस्ट जॉइंट वो नीचे की तरफ गिरा हुआ है. अपने आप पे हाथ की पोजीशन लाओ, आपको शोल्डर जो है दैट इज स्ट्रेट, ठीक है, बिल्कुल नीचे जा रहा है, लेकिन आपका जो फोर आर्म है, फोर आर्म को आप 90 डिग्री पे उठा लें. 90 डिग्री पे फोर आर्म को उठा के अपने रिस्ट को नीचे की तरफ कर दें, फेसिंग द फ्लोर एरिया. तो वो जो पोजीशन है दैट इज द रिस्ट ड्रॉप. आपकी जो रिस्ट है वो ड्रॉप है. व्हाई इट इज ड्रॉप, बिकॉज रेडियल नर्व में क्या हुआ, एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा. एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा, रेडियल नर्व एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है, तो आपको जो रिस्ट है वो क्या हो गई, फ्लेक्स्ड हो गई. ठीक है, जब वो फ्लेक्स हुआ, और सेम इज द केस विद द एल्बो जॉइंट. एल्बो जॉइंट में भी एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज रेडियल नर्व, मैंने क्या कहा था, एक्सटेंशन के लिए सिर्फ और सिर्फ रेडियल नर्व है, जबकि फ्लेक्शन के लिए अल्नार है और मीडियन है. तो इंजरी टू रेडियल नर्व की वजह से क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ एक्सटेंसर्स. So there are these are some of the injuries of posterior cord, जिसमें एक्सिलरी नर्व में इंजरी हो गई थी. और रेडियल नर्व में दो तरह की होती है, अगर इंजरी एक्सिलरी एरिया में हो रही है या इंजरी स्पाइरल ग्रूव एरिया में हो रही है. So these are some of those symptoms of the problem.
ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ब्रैकियल प्लेक्सस का क्लिनिकल एनाटॉमी। आई होप किसी सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई मसला नहीं हुआ होगा।